तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा नेटफ्लिक्स के ऊपर रिसेंटली रिलीज हुई एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म को जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। अंत में मैं आपको इसकी रियल स्टोरी बताऊंगा जो कि काफी भयानक सी है। इस मूवी का नाम है मिस के हॉन्टेड अपार्टमेंट यानी कि पेंगोनन विंगित 2 मिस के, और इसका पार्ट 1 भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो भी क्लिप्स के साथ में। तो इनकेस आपने वो मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए, अदरवाइज आपको चीजें थोड़ी सी वियर्ड लग सकती हैं। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कॉमेंट में मिल जाएगा, या फिर आप उसको बाद में जाकर भी देख सकते हैं, यानी कि पहले इस वीडियो को देख लीजिए उसके बाद में उसको जाकर देखिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है सुराबाया 1998 नवंबर से, जहां पर हम एक बिल्डिंग को देख पाते हैं जहां पर काफी सारे अपार्टमेंट थे और इस बिल्डिंग का नाम सासमाया अपार्टमेंट होता है। उस बिल्डिंग के अंदर तीका नाम की एक लड़की रहा करती जो कि बाहर से ग्रोसरीज खरीद कर अपने अपार्टमेंट के अंदर आई थी, जहां पर उसने गौर किया कि उसकी सीलिंग लीक हो रही है और ये लीकेज उसके बाथरूम के अंदर आ रही थी। अब ये देखकर वो सीधा मैनेजर वुलन के पास जाती है। वहां जाकर वो उसे इन सब के बारे में बताने लगती है और तीका ये कहती है कि वो रूम नंबर 510 में रह रही है, लेकिन वहां उसकी सीलिंग लीक कर रही है। अब तीका उसे छठे फ्लोर को चेक करने के लिए कहने लगी क्योंकि वो पानी उसके जस्ट ऊपर वाले फ्लोर मतलब कि छठे फ्लोर से आ रहा था। अब बस तीका के इतना कहने की ही देरी थी कि ये बात सुनकर वुलन थोड़ी सी घबरा जाती है। वो उसे कहने लगती है कि छठा फ्लोर तो बंद है, उसको सील कर दिया गया था और वहां पर कोई भी नहीं रहता, लेकिन कल वो पक्का टेक्नीशियन को बुलाकर उसको ठीक करवा देगी। अब वुलन की बातें सुनकर तीका जरा भी सेटिस्फाइड नहीं होती, इसलिए वो खुद ही उस फ्लोर पर जाने का सोच लेती है। लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट में जाती है उसे दिखाई देता है कि छठे फ्लोर के लिए बटन जो था वो भी सील हो रखा था, जिसके बाद वो इमरजेंसी सीढ़ियों का इस्तेमाल करके छठे फ्लोर पर गई, लेकिन वहां की एंट्रेंस बंद थी और इसी से उसको अंदाजा लग जाना चाहिए था कि माजरा कितना ज्यादा गंभीर है। लेकिन फिर भी वो इसके चलते अपने ही टूल्स को लेकर आती है और वहां का लॉक जो होता है उसको तोड़कर अंदर चली जाती है। उसने ठान लिया था कि आज वो इस चीज को ठीक करके रहेगी। वो छठे फ्लोर पर आ गई थी जो कि पूरी तरह से खाली था। अब तीका आगे बढ़ती है और रूम नंबर 610 में जाने लगती है क्योंकि वही अपार्टमेंट उसके ठीक ऊपर था और वहीं से वो पानी भी लीक कर रहा था। अब वो अंदर जाती है लेकिन वहां कोई नहीं होता, लेकिन तभी उसे बाथरूम में से कोई आवाज आती है और वो उस आवाज से बात करने लगती है। वो आवाज असल में एक लेडी की थी जो कि अपना नाम मिस के बताती है और वो तीका को अंदर भी बुलाती है। तीका ने अब जैसे ही दरवाजा खोला तो उसको एक लेडी दिखाई देती है जो कि बाथटब के अंदर बैठकर अपनी बेटी को नहला रही थी और उसको देखकर तीका बहुत डर जाती है क्योंकि ऐसी खाली जगह पर ये लेडी अपनी बच्ची को कैसे नहला रही थी। और सबसे बड़ी बात कि अगर इस फ्लोर को सील कर दिया गया था तो यहाँ पर ये लेडी और बच्ची रह कैसे रही है। खैर अब वो लेडी तीका को देखते ही कहती है कि 4 डेज सनसेट यानी कि 4 शामें, जिसके बाद हमें 4 दिन बाद का ही सीन दिखाया जाता है जहां पर तीका ये सारी बातें अपनी बहन यूनी को बता रही थी। असल में उस छठे फ्लोर के हादसे के बाद में तीका के साथ कुछ अजीब सी चीजें होने लगी थी, यानी कि अजीब चीजें घट रही थी, जैसे कि उसे हर वक्त ऐसा लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा हो, और जब वो स्विमिंग पूल के अंदर जाती है तब उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसको अंदर खींच रहा है। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर यूनी काफी परेशान हो गई थी और उसने अपनी बहन का इलाज एक अच्छे डॉक्टर से भी करवाया था, जहां पर डॉक्टर ने बताया था कि ये सब असल में उसकी मेंटल हेल्थ की वजह से हो रहा है, मतलब तीका को ये सब हेलुसिनेशंस हो रहे थे। अब यहाँ पर यूनी तीका से पिल्स लेने के लिए कहती है और नहा धोकर डिनर करने के लिए बुलाती है। खैर अब तीका बाथरूम में नहाने जाती है जहां पर आज चौथी शाम होने वाली थी, यानी कि शाम के 6 बज रहे थे। अब तीका डरते हुए ब्रश करने लगती है कि तभी बाथरूम के अंदर से वही स्पिरिट निकलती है, वो भी अपनी बेटी के साथ में। लेकिन तीका जब पीछे मुड़ती है तो उसे कोई नहीं दिखता, जिसके बाद उसे बाथरूम के अंदर उसी स्पिरिट का रिफ्लेक्शन दिखता है, जिसको देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाती है। अब अपनी बहन की तेज आवाज सुनकर यूनी बाथरूम में जाती है जहां पर उसे तीका की कटी फटी लाश दिखाई देती है, जिसको देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाती है। और ये असल में इस मूवी का इंट्रो था। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि 610 फ्लैट के अंदर यानी कि अपार्टमेंट के अंदर कोई लेडी और बच्ची नहीं बल्कि उनकी स्पिरिट्स मौजूद थी, जो कि शायद से किसी टाइप का श्राप किसी इंसान को दे दिया करती होंगी जब कोई उनके पास आता होगा। खैर अब सीन सीधा जकार्ता दिसंबर 1998 पर शिफ्ट होता है, जहां पर हम आलमा को देखते हैं। और आलमा असल में एक रेस्टोरेंट चलाती है ताकि वो अपनी छोटी बहन मिया को पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर सके। साथ ही साथ उसकी माँ की तबीयत भी खराब है, जिसके चलते वो इसी रेस्टोरेंट के दम पर अपनी माँ का इलाज करवा रही थी। लेकिन आजकल रेस्टोरेंट भी इतना अच्छा खासा नहीं चल रहा होता। अब इसी बीच वहाँ रेस्टोरेंट का वर्कर आता है, जहाँ से हमको ये पता चलता है कि आलमा ने उसकी सैलरी तक भी नहीं दी है। खैर आलमा उसे सैलरी दे देगी, वो ऐसा बताती है। अब इसी बीच आलमा के पास एक कॉल आता है जहां से उसको पता चलता है कि उसकी माँ अब जिंदा नहीं रही। ये सुनकर वो सीधा हॉस्पिटल आ जाती है, जहां पर उसकी बहन पहले से ही मौजूद थी।
जिसके बाद हम आलमा की माँ का फ्यूनरल देख पाते हैं, जहाँ पर रायन नाम का एक आदमी आता है जो कि असल में आलमा का ही लवर था और वो बहुत जल्दी शादी करने वाले थे। और फ्यूनरल के बाद रायन आलमा से बात करता है और वो उसको सुराबाया शिफ्ट होने के लिए कहने लगता है, क्योंकि उसका भी वहीं पर ट्रांसफर हुआ था और वो 3 महीने से वहीं पर था। दरअसल रायन एक डिटेक्टिव है और यहाँ आलमा ये कहने लगती है कि अगर वो चली जाएगी तो रेस्टोरेंट का क्या होगा, जिस पर रायन उसे साफ कहता है कि उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वैसे भी ये ठीक से चल नहीं रहा था और अभी जब वो सुराबाया के अंदर शिफ्ट हो जाएगी तो उसको वहाँ पर कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल सकती है और आलमा की जरूरत रेस्टोरेंट से ज्यादा उसकी बहन मिया को है, तो वो वहाँ पर रहकर मिया को भी सपोर्ट कर पाएगी। अब उसकी बातें सुनकर वो मान जाती है। खैर अब सीन सीधा सुराबाया की तरफ आता है, जहाँ पर हम रायन को देख पाते हैं जो कि तीका वाले केस पर ही काम कर रहा था, जहाँ पर आलमा उसको बताने लगती है कि उसे सामसाया अपार्टमेंट में काम मिला है और ये वही शुरुआत वाला अपार्टमेंट होता है। और ये सुनकर रायन परेशान हो गया था क्योंकि उसी अपार्टमेंट से जुड़े हुए केस पर वो काम कर रहा था जो कि असल में एक मर्डर केस है। लेकिन आलमा ये बताने लगती है कि उसे वहां पर काफी अच्छा पैसा मिल रहा था और उसकी बातें सुनकर वो उसे कुछ नहीं बोल पाता। अल्टीमेटली वही उसको ये बातें बोलकर यहाँ पर लेकर आया था। अब सीन चेंज होता है, जहां आलमा और मिया सामसाया अपार्टमेंट में आए हुए थे और उनके साथ रायन भी था, जहां पर उनका स्वागत वुलन और आईमान ने किया जो कि वहां के ओनर्स प्लस मैनेजर्स हैं। खैर इसके बाद आलमा और मिया ने अपना कमरा देखा और यहाँ रायन आलमा को उस केस के बारे में बताता है। वो बोलता है कि तीका नाम की लड़की जिसकी लाश कटी फटी मिली थी, उसका कोई भी सस्पेक्ट नहीं मिला क्योंकि उन्हें वहां से कोई सुराग नहीं मिला, ना ही कोई फिंगरप्रिंट, ना ही उन्हें कोई हथियार मिला जिसके बारे में पता चल सके जिससे ये सब किया गया। यानी कि ये केस काफी लंबा चलने वाला है। और वो ये भी बताता है कि ऐसा ही एक सेम केस 4 साल पहले भी घटित हुआ था, जहां पर इसी तरह से एक इंसान को खत्म करा गया जो कि इसी अपार्टमेंट का एक जैनेटर था, लेकिन उसके बारे में कभी भी कुछ पता नहीं चला था। और सबसे बड़ी बात कि ये दोनों ही खून इस अपार्टमेंट में नहीं हुए थे। अब पुलिस ने वुलन और आईमान और सारे स्टाफ का इंटरव्यू भी लिया था जो कि इस केस से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला। खैर इसके बाद रायन अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और हमको पता चलता है कि आलमा अभी रायन के बारे में इतनी श्योर नहीं थी क्योंकि वो किसी भी चीज को लेकर रश नहीं करेगी। उसका रीजन था उसके पिता जो कि उन्हें काफी पहले ही छोड़कर चले गए और आलमा नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। लेकिन मिया बोलती है कि उनके पिता ने उनको किसी और वजह से छोड़ा था और वो ये था कि उनके ऊपर किसी शक्ति का साया था जिसको ठीक करने के लिए उसकी माँ ने साइकिक और शेमन तक को भी बुलाया। लेकिन असल में आलमा को ये सब बातें बेकार लगती थी और उसे लग रहा था कि उसकी माँ उसके पिता के ऊपर पर्दा डालने के लिए सब कहा करती। अब दूसरी ओर हम रायन को पुलिस स्टेशन में ही देखते हैं जो कि इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी उसे मेंटल हॉस्पिटल से कॉल आता है। दरअसल यूनी जो थी वो तीका की मौत के बाद से पागल सी हो गई थी, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही पागलों जैसी हरकत कर रही थी। जिसके बाद रायन जल्दी से हॉस्पिटल जाता है जहां पर यूनी 4 डे सनसेट कह रही थी, यानी कि 4 शाम, और वो उसे बार बार यही कहते जा रही। अब 4 डे सनसेट का मतलब है कि 4 दिन के सनसेट के बाद मौत हो जाएगी, जिस तरह से तीका के साथ हुआ था। अब दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उसी अपार्टमेंट में रहा करता, लेकिन उसकी भी छत लीक हो रही थी और वो ये बात जाकर आलमा को बताने लगता है। वो आलमा को अपनी यूनिट के अंदर लेकर जाता है और उसने उसे वो लीक भी दिखाया था जो कि काफी ज्यादा हो रहा था। जिसके बाद वो उसको बोलता है कि ऐसी ही लीकेज उसके पास वाली यूनिट में भी हुई थी और उसने भी इस बारे में शिकायत करी और उसका नाम तीका था, लेकिन आज तक उसका अपार्टमेंट ठीक नहीं हुआ। और वो उसे उसकी यूनिट में भी लेकर जाता है और यहाँ पर वो उसको ये भी बताता है कि ये वही लड़की है जिसकी लाश कटी फटी मिली थी। खैर अब वो आदमी उसको ये बोलता है कि वो 1 हफ्ते के लिए अपने होम टाउन जा रहा है और तब तक उसे ये ठीक मिलना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आलमा ने वहां पर काम करना शुरू कर दिया था तो वो वहां की एम्प्लॉय होती है और ये उसकी जिम्मेदारी थी। अब उसकी बातें सुनकर आलमा एक वर्कर के पास जाती है, लेकिन वर्कर उसे साफ मना कर देता है क्योंकि ऊपर जाने के लिए लिफ्ट बंद थी। तब आलमा कहने लगती है कि वो सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो आदमी नहीं मानता। वो कहता है कि कल जब टेक्नीशियन आएगा तभी वो लोग कुछ कर सकते हैं, और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। यानी कि हर कोई छठे माले से नीचे नीचे जाने के लिए तैयार था, लेकिन ऊपर जाने के लिए कोई भी रेडी नहीं था। अब आलमा अपनी बहन के साथ खुद ऊपर जाकर ये सब सही करने का फैसला ठान लेती है जैसा कि तीका ने सोचा था। अब वो टूल्स लेकर छठे फ्लोर की तरफ जाने लगी जहां पर लॉक लगा हुआ था, लेकिन वो भी उस लॉक को तोड़कर उसी 610 फ्लैट नंबर में चली जाती है जहां पर उसे सेम आवाज आती है, मतलब कि उस स्पिरिट की, जो कि उसको अंदर बुलाने लगी। वो आवाज बाथरूम में से ही आ रही थी। अब आलमा जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलती है उसे वो स्पिरिट अपनी बेटी को नहलाते हुए दिखाई देती है जैसा कि तीका के साथ हुआ था। वो दोबारा उन्हीं शब्दों को दोहराती है, यानी कि 4 शामें, जिसको सुनकर वो काफी डर गई थी। और उसको देखने के बाद मिया जोर से चिल्लाती है और उसके बाद वो दोनों ही वहां से भागने लगते हैं।
अब ये भागते भागते अपने रहने वाले अपार्टमेंट में आ गई थी और मिया उसे ये बातें कल वुलन और रायन को बताने के लिए कहती है। अब अगले दिन जब आलमा काम कर रही थी तब उसके हाथों से पिन का बक्सा गिर गया था और ये जो पिन का बक्सा होता है ना वो एक के आकार में जम जाता है, मतलब कि आज उसका पहला दिन शुरू हो चुका है और उसके पास खाली 4 शामें ही बची हैं। खैर काम करके आज वो अपने अपार्टमेंट में आई जहाँ पर वो एक बच्ची को अपने अपार्टमेंट में देखती है। वो उसको आवाज लगाने लगती है लेकिन वो बच्ची उसके बेडरूम में चली जाती है, जिसके बाद वो बेडरूम का दरवाजा खोलती है जहाँ पर उसे वही माँ बेटी की स्पिरिट मिलती है और माँ बेटी के बालों को कोम कर रही थी। माँ आलमा से पूछने लगती है कि उसकी बेटी के बाल कैसे हैं, जिस पर आलमा कहती है कि काफी अच्छे। और यहाँ पर वो माँ तभी अपनी बेटी की गर्दन आलमा की तरफ करके तोड़कर अलग कर देती है और कहने लगती है कि वो आलमा के भी ऐसे ही टुकड़े कर देगी, जिसको देखकर आलमा बहुत डर गई थी। वो जल्दी से वहां से भागी और भागते हुए वो रायन से टकरा जाती है। तभी रायन उसको संभालता है और आलमा उसको कहती है कि मिस के 4 डेज सनसेट। और ये सुनकर रायन काफी कंफ्यूज्ड हो गया था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। खैर अब ये बात पूरी बिल्डिंग में फैल जाती है और कई सारे लोग अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल गए थे। इसी बीच वहां वुलन और आयमान आते हैं जो कि उन लोगों को देख लेते हैं। वो लोग उससे कहते हैं कि ये अपार्टमेंट हॉन्टेड है और तब आयमान उनको शांत करता है, जिसके बाद वुलन और आयमान रायन और आलमा से बात करने जाता है। रायन उन दोनों से पूछता है कि ये सब हो क्या रहा है, जिस पर वो दोनों उसे कुछ भी बताने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन रायन को लग रहा था कि ये जो सब कुछ हो रहा है जरूर इसका कनेक्शन पिछले हुए खूनों से है। रायन कहता है कि अगर वो उसे कुछ नहीं बताएंगे तो वो उनके खिलाफ एक्शन लेगा और ये सुनकर वुलन और आयमान उसे असली बात बताते हैं। वो बताते हैं कि 6ठा फ्लोर हॉन्टेड है और वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। दरअसल 4 साल पहले 6ठे फ्लोर के 610 रूम नंबर के अंदर एक माँ बेटी रहा करती थी, लेकिन जब वो रास्ते में जा रही थी तब उनका कार से एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वो खत्म हो गई। लेकिन उनके खत्म होने के बाद चीजें काफी डरावनी हो गई थी और उनके खत्म होने के बाद ही 610 अपार्टमेंट में एक आदमी साफ सफाई करने के लिए गया था, लेकिन वहां जाकर उसे कुछ आवाज आती है जिसने उसे अंदर बाथरूम में बुलाया और वहां उसने पहली बार उन माँ बेटी की स्पिरिट को देखा था, जिसने उसको कहा कि 4 शामें और जो भी उस अपार्टमेंट के अंदर जाता है वो चौथे दिन के सनसेट के बाद खत्म हो जाता है। और यही चीज उस साफ सफाई वाले के साथ हुई, यानी कि 4 साल पहले जो हुआ था। जब वो चौथे दिन अपने घर गया था तब उसे बाथटब के अंदर उन्हीं माँ बेटी की स्पिरिट्स मिली, जिसने उसके 2 टुकड़े कर दिए। जिसके बाद वुलन और आयमान ने एक साइकिक को बुलाया जिसने कि 6ठे फ्लोर को आकर चेक करने की कोशिश करी, जहां पर उसने बताया कि जो स्पिरिट यहाँ पर है वो काफी शक्तिशाली है। और ये बात पता चलते ही वुलन और आयमान ने उस 6ठे फ्लोर को ही सील करवा दिया, जिस वजह से सब कुछ सही चलता रहा था। उनकी कहानी सुनकर रायन को विश्वास नहीं होता, इसलिए वो खुद वहां पर जाकर देखेगा। और इसी बीच आलमा अपनी बहन को डांस क्लास से पिक करने के लिए निकल गई थी। अब आलमा के जाने के बाद रायन वुलन और आयमान के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है, जहां पर रायन अकेला ही 610 फ्लैट नंबर के पास आया, जहां उसे उसी स्पिरिट की आवाज आई जो कि अपना नाम मिस के बताती है और उसे अंदर बुलाने लगती है। जब रायन दरवाजा खोलता है तब उसे भी शॉकिंगली दोनों स्पिरिट्स दिखती हैं जो कि उससे कहती हैं कि 4 शामें। और ये देखकर और सुनकर रायन बहुत घबरा गया था। वो उनके ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन वो दोनों तभी वहां से गायब हो जाती हैं, जिसको देखकर रायन बहुत ही ज्यादा डर गया था। रायन को यहाँ पर डरा हुआ देखकर वुलन और आयमान भी डर चुके थे। अब दूसरी ओर हम मिया को देखते हैं जो कि डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन उसका मिरर रिफ्लेक्शन जो होता है वो उसके साथ नहीं चल रहा था। ये देखकर मिया काफी डर जाती है और ये चीज कंफर्म करने के लिए वो मिरर की तरफ देखकर ही डांस करने लगती है। पहले तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन तभी मिया का रिफ्लेक्शन उसको घूरने लगता है और वो उसी के सामने डांस करने लगता है, जिसको देखकर मिया डर जाती है। जिसके बाद उसका रिफ्लेक्शन जो होता है उसने अपना पैर ट्विस्ट कर दिया था, जिससे मिया गिर गई। अब तभी वो माँ बेटी की स्पिरिट जो होती हैं वो मिरर से उसको दिखने लगती हैं, जिसके बाद में वो मिरर से बाहर आती हैं और इस चीज को देखकर तो मिया बहुत ही ज्यादा डर गई थी, चिल्लाने लगी थी। तभी उसकी आवाज सुनकर आलमा और मिया की टीचर मिस रिनी वहां पर आई। यहाँ पर मिस रिनी जो होती हैं वो चीजों को भाप सकती थी और इसलिए वो आलमा और मिया को बताती हैं कि उनको कोई फॉलो कर रहा है और वो एक बच्ची और लेडी की स्पिरिट है। अब ये सुनकर वो दोनों समझ गए थे कि ये वही स्पिरिट्स हैं जो कि 610 अपार्टमेंट में रहती हैं। अब यहाँ मिस रिनी उन्हें एक साइकिक के बारे में बताती हैं जिसका नाम मिस्टर सुकमो है और वो उसे उनका एड्रेस देती है। दूसरी ओर रायन वुलन और आयमान से उन माँ बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है, लेकिन उन दोनों के पास कोई भी जानकारी नहीं थी, जो कि काफी वियर्ड था। वो बताते हैं कि उनको बस उनका नाम पता है, माँ का नाम नूरी था और बेटी का नाम निद्या, उनको बस इतना ही पता है। और नूरी ने असल में पूर्वोकर तो जाने का डिसाइड किया था और जाते वक्त ही उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ।
इसी बीच मिया और आलमा वहां पर आ गए थे। यहाँ रायन आलमा को बताता है कि वो भी छठे फ्लोर पर गया था, जिसका मतलब रायन के पास भी अब खाली 4 शामें बची हुई हैं। खैर उसे इन माँ बेटी के बारे में और भी ज्यादा जानना था, इसलिए वो पुलिस स्टेशन चला जाता है। अब उसके जाने के बाद में आलमा वुलन और आयमान को बताती है कि यहाँ पर मिस्टर सुकमो आएंगे, जो कि एक साइकिक हैं। तभी दूसरी ओर रायन सारे एक्सीडेंट के रिकॉर्ड्स निकालने को कहता है, जो कि पूर्वोत्तर में इन 4 सालों में हुए हैं। अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर मिस्टर सुकमो अपार्टमेंट के अंदर आ गए थे। अब सुकमो छठे फ्लोर पर जाता है और उस स्पिरिट से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे संपर्क नहीं होता क्योंकि वो काफी शक्तिशाली थी और ना ही कोई एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म हो सकता था। दरअसल उन्हें ये सब ठीक करने के लिए उन गोस्ट की प्रॉब्लम्स को ठीक करना होगा। उनके साथ पास्ट में जरूर कुछ गलत हुआ था, यानी कि कुछ ना कुछ दिक्कत थी। अब अगले दिन आलमा अपने ऑफिस में थी कि तभी उसके पास मिया का कॉल आता है, जो कि उसको कह रही थी कि वो पूल पर आ जाए, और इसको सुनकर आलमा पूल पर जाने लगती है। लेकिन तभी रायन वुलन और आयमान के पास और कुछ पूछताछ करने आया हुआ था। खैर अब पूल पर जाकर आलमा को कोई नहीं मिलता और इसलिए वो मिया को फिर से कॉल करके पूछती है कि उसने उसे पूल पर क्यों बुलाया, लेकिन मिया कहती है कि उसने तो ऐसा कोई कॉल किया ही नहीं। जिसके बाद उसकी नजर पूल पर जाती है, जहाँ पर फूल की पत्तियों से उसको 2 लिखा हुआ दिखता है, मतलब कि आज दूसरी शाम होने वाली है। और तभी आलमा को कोई पानी में खींच लेता है और वो वही स्पिरिट थी जो कि उसे डुबाना चाहती थी, और वो उसे डुबाकर अंदर ही अनकॉन्शियस कर देती है, यानी कि वो बेहोश हो जाती है। अब इसी बीच वहां पर मिया आती है, जो कि अपनी बहन को ढूंढने लगती है। तभी उसकी बहन स्विमिंग पूल से बाहर आती है, जिसने कि एक मास्क पहना हुआ था। ये मास्क अक्सर डांस करते वक्त पहना जाता है, मतलब कि ये वहाँ का ट्रेडिशनल डांस था। और यहाँ आलमा भी डांस करने लगी और डांस करते करते उसने मिया को पूल में ही धक्का दे दिया, जिसके बाद वो उसको डुबाने लगती है, मतलब कि ये भी रियल आलमा नहीं थी। लेकिन तभी वहां पर 2 और लड़कियां आती है और उनको ये सब करता हुआ देखकर वो जल्दी से मदद लेने भागती हैं। जिसके बाद वुलन और आयमान के साथ रायन वहां पर आ गया था। रायन ये सब देखकर जल्दी से मिया को बाहर लेकर आता है, जिसके बाद वो आलमा को भी बाहर निकालता है और दोनों ही सुरक्षित थे। लेकिन उस मास्क का यहाँ कुछ न कुछ उन स्पिरिट से कनेक्शन जरूर था, और यहाँ मिया की डांस क्लास के अंदर ऐसे ही मास्क लगे हुए थे, और इसलिए वो मिस रिनी के पास जाते हैं, यानी कि उस मास्क के बारे में पूछने के लिए। जहाँ पर मिस रिनी ने बताया कि ये मास्क असल में देवी सकारता जी का है, जो कि कैदरी की प्रिंसेस थी, और उनका वाइट फेस उनकी कोमलता, प्योरिटी और उनके अच्छे दिल को दर्शाता है। अब वो उन लोगों से ये कहती है कि अगर उन्हें इसके बारे में और जानना है तो वो जाकर मिस्टर सुजेंग से संपर्क कर सकते हैं, जो कि ये मास्क बनाते हैं। उन लोगों को ये आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन मिस्टर सुजेंग का घर काफी दूर था और इसलिए वहाँ पर सिर्फ आलमा और रायन ही जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि इनके पास वक्त ही तो कम था। खैर अब काफी देर चलने के बाद में, लंबा सफर करने के बाद ये फाइनली मिस्टर सुजेंग से मिलते हैं। खैर अब वो मिस्टर सुजेंग से इस मास्क के बारे में पूछते हैं तो वो ये बताते हैं कि उन्होंने ऐसा मास्क एक ही बनाया था, और वो भी किसी की स्पेशल रिक्वेस्ट पर, और उसका नाम था मिस कुसुमा देवी, और वो यहाँ की सबसे अमीर और काफी रिस्पेक्टेबल वुमन है। वो एक डांसर है। यहाँ पर मिस्टर सुजेंग उन्हें उनसे मिलवाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर वो कुसुमा देवी की मेड को ये कहते हैं कि उससे ये कहा जाए कि वो जेंग कांति के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन कुसुमा बात करने से ही मना कर देती है। तब आलमा पूछती है कि ये जेंग कांति कौन है, जिस पर वो मेड बताती है कि जेंग कांति कुसुमा देवी की एक लौती बेटी थी, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत और एक एक्सपर्ट डांसर थी, और कुसुमा ने वो मास्क अपनी बेटी के लिए ही खास तरह से बनवाया था। जब कांति ने उस मास्क को पहनकर डांस किया तब वो काफी खुश थी। लेकिन एक दिन कुसुमा देवी को कांति के अफेयर के बारे में पता चल जाता है, और उसको ये बात भी पता चल जाती है कि कांति के पेट में उसी आदमी का बच्चा पल रहा है। अब कुसुमा देवी ने कांति को अबॉर्ट करने के लिए भी बोला, लेकिन कांति ने ये नहीं किया क्योंकि वो उस व्यक्ति से प्यार करती थी। ये सुनकर कुसुमा को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बेटी कांति को घर से निकाल दिया, और उस दिन के बाद से वो कभी उनको नहीं दिखी। जिसके बाद कुसुमा देवी के लिए कांति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई, और कुसुमा ने कांति के सारे फोटो तक जला दिए। लेकिन अभी भी कुछ चीजें कांति की उनके पास थी। वो मेड उन्हें वो चीजें दिखाने ले जाती है, जहाँ पर वो कपड़े थे जिसको पहनकर कांति डांस करती। साथ ही साथ वो मास्क भी मौजूद था, जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा आलमा ने पहना था, और वो लोग उस मास्क को अपने साथ ले जाने लगते हैं। एंड वो आलमा नहीं थी, बल्कि शायद से वही स्पिरिट थी जो कि आलमा के रूप में होगी। और अब जाकर आलमा को एहसास हो जाता है कि पक्का उनके पिता के साथ में वाकई कोई साया होगा, क्योंकि अब उनके साथ भी सेम चीज घटित हो रही थी। पहले आलमा इन चीजों पर भरोसा नहीं करती थी, इसलिए उसने अपने डैड को कोसा था, वो भी बिना सच जाने।
खैर जाते हुए रास्ते में उनका पीछा एक ट्रक कर रहा होता है, जिसको देखकर रायन तेजी से कार चलाने लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका हादसा हो गया था, यानी कि एक्सीडेंट हो गया था। अब एक्सीडेंट के बाद आल्मा को होश आता है और वो देखती है कि रायन खत्म हो चुका है। वो रोने लगती है और बाहर आती है कि तभी वो स्पिरिट डांस वाली ड्रेस पहनकर और वो मास्क पहनकर उसके पास आती है और आकर वो अपने कपड़े से उसके हाथ को उखाड़ देती है और फिर उसका सर भी उखाड़ लेती है। लेकिन असल में ये सब उसका एक बुरा सपना था। दरअसल उसे और रायन को एक डॉक्टर ने बचा लिया था, जो कि गांव की ही एक लोकल डॉक्टर थी। अब जब वो उठती है तो उसे दीवार पर 3 लिखा हुआ दिखाई देता है, मतलब कि उसके पास बस एक शाम और बची थी। खैर अब वो दोनों उस डॉक्टर से अपना बैग मांगते हैं और वो मास्क उसके अंदर ही था। अब उन्हें जल्दी से जल्दी सुराबाया पहुंचना था, लेकिन उनकी कार खराब थी। तभी एक आदमी वहां पर आता है जो कि कुछ सामान सुराबाया ले जा रहा था, जिसके बाद वो दोनों उसके साथ ही वहां के लिए निकल पड़ते हैं। अब सुराबाया में आकर वो लोग मिस्टर सुकमो से मिलते हैं। मिस्टर सुकमो उस मास्क के जरिए पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। अब इसी बीच वो मास्क को अपने ऊपर लगा लेते हैं, जिससे उन्हें सब कुछ तो नहीं लेकिन काफी कुछ पता चल जाता है, जैसे कि उन दोनों माँ बेटी का असल नाम कांति और किरानी था। जी हाँ, मतलब कि आईमान ने उनसे झूठ कहा और साथ ही साथ वुलन ने भी। और तो और उन दोनों माँ बेटी को उनकी ही यूनिट में खत्म कर कर उनके टुकड़े कर दिए गए थे, मतलब उनका कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर वो उन कल्प्रिट्स की शक्ल नहीं देख पाता जिन्होंने ऐसा किया। सुकमो कहता है कि कांति ने बस एक शब्द बोला था और वो था मास, और इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं मिला। ये जानने के बाद वो लोग उस अपार्टमेंट में जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो वुलन और आईमान से फिर बात करते हैं और उसे कन्फ्रंट करते हैं। यहाँ पर ये सब सुनकर आईमान अनजान बनता है। यहाँ पर वो ऐसा दिखा रहा था जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। अब आल्मा उनसे मिया के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताते हैं कि मिया तो अपने रूम में सेफ है। अब इसी बीच रायन अपने डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर को कांति की इन्फॉर्मेशन देकर उसके बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहता है। खैर यहाँ सुकमो को विश्वास था कि कांति और किरानी की लाश अभी भी यूनिट 610 के अंदर कहीं छुपी हुई थी और पहले उन्हें उसे ढूंढना होगा। जिसके बाद में वुलन, आईमान, आल्मा, रायन और सुकमो उनकी लाश को ढूंढने लगते हैं। वो लोग 2 भाग में बट गए थे, एक के अंदर आल्मा और रायन थे और दूसरे में सुकमो, वुलन और आईमान थे। अब इसी बीच उन्हें सुकमो की आवाज आती है तो रायन जल्दी से सुकमो को देखने जाता है, जो कि बाथटब में बेहोश पड़ा हुआ था। अब वो कुछ समझ पाता है, इससे पहले ही कोई उसे मारकर बेहोश कर देता है। और फिर वहां पर आल्मा आती है और तभी आल्मा के पीछे पीछे आईमान और वुलन भी आ गए थे और यहाँ पर आईमान उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो कहने लगता है कि वो अपार्टमेंट की रेप्यूटेशन को खराब नहीं होने देगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी लोग उस अपार्टमेंट को छोड़कर जा चुके थे। अब अगले दिन उन लोगों को होश आता है और आज चौथी शाम होने वाली थी, मतलब कि आज आखिरी दिन बचा हुआ था। खैर यहाँ रायन किसी तरह से अपने आप को आजाद करता है, जिसके बाद वो आल्मा को भी आजाद करता है। लेकिन इसी बीच उन्हें कुछ आवाज आती है और वो आवाज मिया की थी। वो मिया को भी आजाद कर देते हैं। दरअसल मिया को वुलन ने यहाँ पर बांध कर रखा हुआ था। रायन समझ जाता है कि ये सब इन दोनों से ही जुड़ा हुआ है और जिस ट्रक से उनका एक्सीडेंट हुआ था वो भी आईमान ने ही करवाया था, ताकि ये लोग सुराबाया ना पहुंच पाएं। खैर वो लोग जाते हैं सुकमो को आजाद करने, जिसकी हालत काफी खराब थी और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अब वो लोग उसे वो मास्क देकर दोबारा कोशिश करने के लिए कहते हैं और यहाँ सुकमो उस मास्क को दोबारा पहनता है, जिसके बाद सीन पास्ट में जाता है और हमको पता चलता है कि असल में हुआ क्या था। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में कांति का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि आईमान ही था, जिसको वो मास कहकर बुलाया करती थी और यही चीज यहाँ पर सुकमो ने सुनी भी थी। और आईमान कांति को मिस के नाम से बुलाया करता था और इसलिए इस मूवी का नाम मिस के भी है। अब वो लोग साथ में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़े आईमान अमीर हो गया और आईमान ने कांति को छोटी छोटी बातों पर मारना शुरू कर दिया था। और एक दिन कांति ने आईमान को वुलन के साथ चीट करते वक्त भी पकड़ लिया, यानी कि वुलन यहाँ पर एक बहुत ही गंदी लेडी होती है और इससे वो काफी दुखी हुई। वो आईमान से लड़ने लगी, लेकिन आईमान उल्टा उसको ही पीटने लगता है। ये देखकर उनकी बच्ची किरानी आईमान को मारने आती है, लेकिन उसने उस छोटी सी बच्ची के सर पर जोर से मार दिया था, जिससे कि वो वहीं पर खत्म हो गई। और इसके बाद उसने अपनी बीवी को भी खत्म करने का ठान लिया। वो उनको खत्म करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले उसने उनको 4 शामों तक एब्यूज किया था और इसलिए जो कोई भी उनकी स्पिरिट को देखता था वो चौथे दिन की शाम के बाद ही खत्म हो जाया करता और यही उनका कर्स था। खैर उनको खत्म करने के बाद में आईमान ने उनकी लाश के टुकड़े कर दिए थे और उनको बोरे में डालकर इसी यूनिट में कहीं छुपा दिया। और अब आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि चौथी शाम के बाद में सबके टुकड़े क्यों हो जाया करते थे। खैर यहाँ पर यह बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं और सुकमो उनको बता देता है कि आईमान ने उनकी लाश कहाँ छुपाई थी और इतना बताकर वो खत्म हो जाता है। खैर अब इसके बाद में ये लोग छठे फ्लोर से बाहर निकलते हैं कि तभी दूसरी ओर हम चंद्रा को देखते हैं, जो कि ऑफिसर था, रायन का साथी था, जो कि रायन को ढूंढता हुआ यहाँ पर आया था। और अब उसको भी पता चल जाता है कांति के बारे में और यही पता चल जाता है कि कांति का जो हस्बैंड था वो कोई और नहीं बल्कि आईमान ही था।
जिसके बाद चंद्रा आयमान के अपार्टमेंट में जाने लगता है उसको पकड़ने के लिए। दूसरी ओर आयमान उन लोगों को भागते हुए देख लेता है और वो एक पिस्टल लेकर उनके पीछे जाता है और उनके साथ वुलन भी थी। दूसरी तरफ रायन, आलमा और मिया भाग रहे थे कि तभी वुलन और आयमान उनके सामने आ जाते हैं। यहाँ पर ये लोग लड़ने लगते हैं कि इसी बीच आयमान ने रायन को कंधे पर शूट कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद रायन उसे रोकने लगता है। लेकिन मिया और आलमा के पीछे वुलन पड़ी हुई थी और वो वुलन से लड़ते हैं। तभी दूसरी ओर आयमान और रायन में लड़ाई चल रही होती है और रायन आयमान को नॉक कर देता है कि तभी चंद्रा वहां पर आकर रायन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन आयमान अभी भी होश में था और इसलिए वो चंद्रा को शूट करके जान से मार देता है। ये देखकर रायन को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो आयमान को मारकर बेहोश कर चुका था। दूसरी ओर मिया और आलमा वुलन से लड़ते हुए स्ट्रगल कर रहे थे, जिससे मिया के पैर में चाकू लग जाता है, लेकिन जैसे तैसे वो वुलन को हैंडल करते हैं और इसके बाद मिया, आलमा और रायन यूनाइट होते हैं। अब उनके पास बहुत कम समय बचा हुआ था। वो लोग उन दोनों माँ बेटी की लाश को ढूंढने जाते हैं जहाँ पर सुकुमो ने उनको बताया था। उन लोगों को वो दीवार मिल जाती है और वो उस दीवार को तोड़ने लगते हैं, लेकिन तभी शाम हो गई थी, मतलब कि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए वो दोनों माँ बेटी की स्पिरिट वहां आ जाती है और वो सबसे पहले मिया को अपनी तरफ खींचकर उसके टुकड़े करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन रायन और आलमा जल्दी जल्दी करके उन दोनों की लाश को ढूंढ लेते हैं, जिसको देखकर ये दोनों ही स्पिरिट शांत हो गई थी और वो एक पल के लिए अपने असली रूप में भी आती हैं और आलमा और रायन को देखकर स्माइल करती हैं, मतलब कि वो उनसे खुश थी, यानी कि उन्होंने उनकी गुत्थी को सुलझा लिया। जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाती हैं। अब दूसरी ओर हम वुलन को देखते हैं जो कि आयमान के पास आकर उसको उठाने लगती है और यहाँ पर आयमान भी जिंदा था, लेकिन तभी वुलन को वो स्पिरिट उठाकर उसकी गर्दन उखाड़ देती है, जो कि बिल्कुल सही हुआ। जिसके बाद वो आयमान के भी टुकड़े करने लगती हैं और यहाँ पर फाइनली इन दोनों का अंत हो जाता है। जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पर आकर सारी बॉडीज को उठाती है, साथ ही साथ उन्हें कांति और किरानी की भी बॉडीज मिल चुकी थी। अब कांति और किरानी का अच्छे से प्रॉपर तरह से फ्यूनरल किया जाता है, जहां पर हम मिया, रायन और आलमा को उनकी ग्रेव पर देख पाते हैं। साथ ही साथ वहां पर मिस रिनी भी थी, जो कि कहती है कि उसने सुकुमो की स्पिरिट को भाप लिया है और वो खत्म होने के बाद खुश है, मतलब कि उसके अच्छे कर्मों की वजह से वो शांति में था। साथ ही साथ उसने उनके साथ एक और आत्मा को भी भापा, जो कि मिया और आलमा के पिता थे, शायद से वो भी उनकी प्रोटेक्शन कर रहे थे और वो आत्मा भी अब काफी ज्यादा खुश है, यानी कि माँ और बेटी, यानी कि कांति और किरानी। ये सुनकर मिया और आलमा को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद हम आलमा और रायन को साथ देखते हैं, जो कि अब बहुत जल्दी शादी करेंगे, यानी कि अब आलमा उसके लिए श्योर थी। अब मिया और आलमा तो इस अपार्टमेंट से निकल जाते हैं, लेकिन हम कांति और किरानी की स्पिरिट को देख पाते हैं, जो कि बालकनी से उनको देख रही थी। जिसके बाद अंत में हमको इस मूवी की रियल स्टोरी बताई जाती है, जो कि एक हॉन्टेड अपार्टमेंट की थी, जो कि सुराबाया के अंदर ही है। वहाँ के जो रेसिडेंट्स है ना, उन्हें अक्सर मिस के की आत्मा दिखाई देती है और कई बार उन्हें रोने की आवाजें भी आती हैं और धीरे धीरे अपार्टमेंट को लोगों के द्वारा अबैंडन भी कर दिया गया है। और बूम, इसी के साथ में ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी नेटफ्लिक्स पर आई रिसेंट हॉरर मूवी द हॉन्टेड अपार्टमेंट मिस के फिल्म की कहानी, जो कि पेंगोनन विंगेट 2 यानी कि मिस के नाम से भी जानी जाती है। और इसका पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इन केस आपने मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन दोनों में मिलेगा। काफी बढ़िया फिल्म है वो भी। बाकी यहाँ पर एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। एक 610 नंबर फ्लैट का श्राप होता है, जहाँ पर काफी ज्यादा गलत हुआ था कांति और किरानी के साथ में, जो कि किया था वुलन और आयमान ने, लेकिन अंत में उन दोनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए